ईरान होर्मुज जलमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे रहा है। लाल बिंदु एक तेल टैंकर को दर्शाता है और यह सब एक ही दिन की बातचीत है। सिर्फ 21 मील चौड़े इस संकरे हिस्से से रोजाना विश्व की 1/5 तेल आपूर्ति गुजरती है। यह लगभग 17 अरब बैरल तेल प्रतिदिन है, साथ ही अरबों घन फीट तरलीकृत प्राकृतिक गैस भी। होर्मुज जलमरू मध्य जात ब्रह्मांड में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल धमनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि ईरान इसे बंद करता है तो तीसरा विश्व युद्ध लगभग निश्चित है। होर्मुज जलमरू मध्य एक संकरी जल मार्ग है जो यदि गंभीर रूप से बाधित हो जाए तो वैश्विक तेल बाजार को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर सकती है। ईरान ने वर्षों से इसे बंद करने की धमकी दी है, किंतु व्यापार मार्ग की नाकाबंदी से ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ कोई भी बाधा वैश्विक ऊर्जा बाजारों को पूरी तरह से अराजकता में डाल देगी। यही कारण है कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने होर्मुज को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन चौक पॉइंट बताया है। खाड़ी के तेल निर्यात के लिए इस जलमरू मध्य के बिना अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने का कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है। होर्मुज को बंद करना एक वैश्विक संकट पैदा करेगा, जिससे प्रमुख वैश्विक शक्तियों का गुस्सा भड़क उठेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, खाड़ी देश, यूरोपीय संघ, भारत और जापान जैसे देश अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए होर्मुज जलमरू मध्य पर निर्भर हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाने और दोषारोपण से तनाव तेजी से बढ़कर पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संकट बन जाएगा। कुछ ही घंटों में वैश्विक तेल कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। विश्लेषकों का मानना है कि कच्चे तेल के दाम दोगुने या तिगुने हो सकते हैं। ईरान पर हाल के हमलों ने पिछले सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में 15% की वृद्धि की है, और ये तब होता है जब जलमरू मध्य को बंद नहीं किया गया हो। होर्मुज का बंद होना आम लोगों के लिए बेहद गंभीर परिणाम लेकर आएगा। परिवहन लागत तुरंत बढ़ जाएगी, जिससे रोजाना आना जाना और माल ढुलाई काफी महंगी हो जाएगी। बिजली की कीमतें आसमान छू लेंगी, जिससे घरों और से कारोबारों को बिजली देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईंधन की बढ़ी हुई लागत सीधे तौर पर खाने पीने की चीजों, दवाइयों और उन सभी बुनियादी चीजों की कीमतें बढ़ा देगी जिनकी हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही नाजुक हालत में हैं और किसी तरह टिक रही हैं। ऐसे में इतनी बड़ी आपदा उनके लिए एक आर्थिक मौत की सजा बन सकती है, जिसे वे झेल नहीं पाएंगे। यही कारण है कि दशकों से वैश्विक शक्तियां पर्शियन गल्फ में निरंतर अपनी सामरिक उपस्थिति बनाए रखती हैं। विशेषकर अमेरिका ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध से इस जिम्मेदारी पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख दांव पर लगा दी है, जब उसने बहरीन में शक्तिशाली 5वां बेड़ा तैनात किया ताकि होर्मुज जलमरू मध्य हर हाल में खुला और सुरक्षित रहे। YouTube को विवादास्पद विषय पसंद नहीं है क्योंकि वे विज्ञापन दाताओं के अनुकूल नहीं होते। यह निश्चित रूप से एक विवादास्पद मुद्दा है। कृपया नीचे दिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। यह YouTube एल्गोरिदम में मदद करेगा। हम आपके आभारी हैं। ईरान पूरी तरह समझता है कि होर्मुज जलमरू मध्य के माध्यम से उसका दुनिया पर कितना बड़ा रणनीतिक दबाव है। ऐतिहासिक रूप से जब भी तेहरान पर खड़े प्रतिबंध या भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, ईरानी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर वे तेल निर्यात नहीं कर सकते तो वे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को बंद कर देंगे ताकि कोई और भी ऐसा न कर सके। अब इजराइल ने वही किया है जिसके बारे में ईरान ने कहा था कि वह ऐसी चरम प्रतिक्रिया पैदा करेगा। इजराइल ने न केवल बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए जिसमें उच्च पदस्थ ईरानी जनरलों और परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया, बल्कि उसने ईरान पर वहां हमला किया जहां उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है, यानी उसकी ऊर्जा अवसंरचना। इजरायली मिसाइलों ने तेहरान के उत्तर में ईंधन डिपो पर हमला कर नशरान और शाहराय की ईरानी तेल रिफाइनरियों में भीषण आग लगा दी और ईरान के साउथ पोर्टस गैस फील्ड पर भी हमला किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस उत्पादन सुविधाओं में से एक है। तेहरान नाराज है और गंभीर झटकों को देखते हुए वह जल्द ही महसूस कर सकता है कि उसके पास अपनी पुरानी धमकियों को अमल में लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जिन देशों पर इसका पूरा असर पड़ेगा वे एशिया में होंगे। हाल के वर्षों में होर्मुज जलमरू मध्य से गुजरने वाले लगभग 76% तेल एशियाई बाजारों के लिए जाता है। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर मिलकर
उस जलड़ मरुमध्य से ले जाए जाने वाले तेल के कुल 2/3 हिस्से का उपभोग करते हैं। चीन विश्व का सर्वाधिक तेल आयातक अपनी अर्थव्यवस्था हेतु पर्शियन गल्फ के तेल पर बहुत निर्भर है। 2022 की शुरुआत में चीन के कच्चे तेल के आयात का 50% से अधिक हिस्सा गल्फ क्षेत्र से आया था। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों विकसित अर्थव्यवस्थाएं अपने कच्चे तेल के 70-80% आयात के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर हैं, जो लगभग सभी होर्मुज से होकर गुजरते हैं। भारत एक बड़ा उपभोक्ता प्रतिदिन लगभग 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें करीब 2/3 इराक, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई जैसे गल्फ देशों से होर्मुज जलड़ मरुमध्य के रास्ते आता है। यूरोप गल्फ देशों से बड़ी मात्रा में तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात करता है। उदाहरण के लिए कतर अकेले यूरोप की एलएनजी आपूर्ति का 20% से अधिक देता है, जो होर्मुज जलड़ मरुमध्य से गुजरता है। यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली को अचानक ऊर्जा की कमी और लागत वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, जो उनकी मौजूदा आर्थिक मुसीबतों में और इजाफा करेगा। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कई देशों की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा स्वतंत्र है, भी इस अफरा तफरी से अछूता नहीं रहेगा। भले ही अमेरिका ज्यादातर तेल खुद उत्पादित करता है, लेकिन इतनी बड़ी वैश्विक संकट में कीमतें तुरंत बढ़ जाएंगी। अमेरिकी ड्राइवरों को पेट्रोल पंप पर महंगाई का असर दिखेगा, बिजनेस को शिपिंग परिवहन लागत बढ़ने से परेशानी होगी और अंततः आम जनता को हर चीज के अधिक दाम देने होंगे। सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर देशों पर पड़ेगा, खासकर जो पहले से ही संकट में हैं। ऐसे देश जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, लेबनान, मिस्र और कई छोटे अफ्रीकी देश। उदाहरण के तौर पर श्रीलंका पहले से ही भारी कर्ज और आर्थिक संकट झेल रहा है और अपनी लगभग पूरी ईंधन आपूर्ति आयात करता है। लेबनान, जो हाइपरइन्फ्लेशन और गंभीर आर्थिक पतन से जूझ रहा है, अपनी लगभग सारी ईंधन आपूर्ति खाड़ी देशों से आयात करता है। स्पष्ट रूप से न अमेरिका के शैल क्षेत्र और न ही रूस के तेल भंडार अचानक से इतना अतिरिक्त तेल निकाल सकते हैं कि बंद होर्मुज जलड़ मरुमध्य से खोए गए लगभग 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन की भरपाई हो सके। वैकल्पिक स्रोत भी मिलकर इस बड़ी कमी को जल्द या आसानी से पूरा नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि होर्मुज संकट हर प्रमुख शक्ति का ध्यान और संभवतः हस्तक्षेप मांगता है। ऊर्जा आधुनिक सभ्यता की जीवन रेखा है और होर्मुज उसे ले जाने वाली धमनी है। ईरान और अमेरिका दोनों इससे वाकिफ हैं। चीन, यूरोप और इनके मध्य के अधिकांश देश भी यह जानते हैं। होर्मुज जलड़ मरुमध्य का महत्व 1980 के दशक के ईरान-इराक युद्ध के दौरान स्पष्ट हुआ था। जब दोनों देश जमीन पर बढ़त हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उनका संघर्ष पर्शियन गल्फ के पानी तक भी फैल गया। शुरुआत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के तेल निर्यात को निशाना बनाया ताकि दुश्मन की अर्थव्यवस्था ठप हो जाए। शीघ्र ही व्यावसायिक जहाज उनकी राष्ट्रीयता या तटस्थता से परे आसान लक्ष्य बन गए और इस प्रकार टैंकर युद्ध शुरू हुआ। ईरान के पड़ोसी देश मध्य पूर्व में टैंकर हमलों पर भिन्न प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चार्ली डैगलस संयुक्त अरब अमीरात में एक क्षेत्रीय प्रतिक्रिया के साथ है। अमेरिका ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में प्रयासरत है, परंतु इस मामले में पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है। इराकी लड़ाकू विमान फ्रांसीसी 160 मिसाइलों से भरे सुपर टैंकरों पर हमले कर रहे थे। कुछ सेकंड में स्टील में छेद कर दिए जाने से करोड़ों डॉलर के जहाज तुरंत जलती आग में बदल जाते थे। दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC, जो तब नई और अत्यंत दृढ़ थी, ने नौसैनिक बारूदी सुरंगों, RPG और मिसाइलों से लैस स्पीड बोट्स द्वारा गुजरते जहाजों में आतंक फैलाया। उन्होंने खाड़ी में सैकड़ों तैरती हुई शक्तिशाली बारूदी सुरंगें बिछाईं, जो जहाजों में बड़े छेद कर उनके ज्वलनशील कच्चे तेल को आग लगा सकती थीं। एक सफल हमले से तेल टैंकर कई दिनों तक जल सकता था। क्रू के सदस्यों को सैकड़ों फीट ऊंची लपटों का सामना करते हुए अक्सर इस भयानक प्रक्रिया में अपनी जान गंवानी पड़ती थी। दूर देशों से आए नागरिक नाविक खुद को एक भयावह दुःस्वप्न में फंसा हुआ पाते थे। ये भयानक हमले महीनों और यहां तक कि वर्षों तक लगातार होते रहे। अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के हस्तक्षेप तक 4 लाख से अधिक जहाजों पर हमला हुआ, जिसमें 250 से अधिक नाविक मारे गए और सैकड़ों गंभीर रूप से घायल या झुलसे हुए थे। खाड़ी खुद अंधेरी हो गई थी।
जिसमें 6 लाख टन से अधिक कच्चा तेल फैलने से प्रदूषण हो गया था। आग इतनी भयानक थी कि धुएं के घने स्तंभ अंतरिक्ष से भी साफ दिखाई दे रहे थे। इन खतरों और जीवन के लिए जानलेवा जोखिमों के बावजूद दुनिया को अभी भी पर्शियन खाड़ी के तेल की भारी जरूरत थी। जहाजों के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्हें खतरों के बीच से गुजरना पड़ता था, जीवित बचने की आशा में। इराक की सबसे बड़ी गलती 17 मई 1987 को हुई, जब एक इराकी फाइटर जेट ने गलती से खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसेना के फ्रिगेट यूएसएस स्टार्क के साइड में 2 एक्सोसेट मिसाइलें दाग दी। 37 नाविक मारे गए और कई अन्य घायल हुए। इस बिंदु पर अमेरिका ने तय किया कि काफी हो गया और ऑपरेशन अर्नेस्ट विल शुरू किया। कुवैती टैंकरों को अमेरिकी झंडे तले पंजीकृत कर नौसैनिक सुरक्षा दी गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा काफिला अभियान बना। लेकिन अंदाजा लगाइए क्या हुआ। जिस दिन ऑपरेशन अर्नेस्ट विल 24 जुलाई 1987 को शुरू हुआ, उसी दिन सुरक्षा के लिए अमेरिकी झंडे के तहत पुनः पंजीकृत कुवैती सुपर टैंकर ब्रिजर्टन ईरानी नौसैनिक माइंस से टकरा गया। इसके जवाब में अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपनी नौसेना की मौजूदगी तेजी से बढ़ा दी। युद्धपोतों ने विशेष माइंस रोधी इकाइयां तैनात की और सैन्य योजनाकारों ने ईरान के साथ सीधे टकराव की तैयारी शुरू कर दी। 14 अप्रैल 1988 को अमेरिकी नौसेना का फ्रिगेट यूएसएस एडमिरल बी रॉबर्ट्स ईरानी माइंस से टकराया, जिससे भारी नुकसान और चोटें हुईं। इस बार अमेरिका ने ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस के रूप में निर्णायक सैन्य हमले से जवाब दिया, जो 18 अप्रैल को शुरू हुआ। अमेरिकी बलों ने ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस में ईरानी युद्धपोतों को डुबोया या निष्क्रिय किया, तेल प्लेटफॉर्मों को नष्ट किया और ईरान की नौसेना को कमजोर किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध था। उस दिन तेहरान को एक कड़ा सबक मिला। हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य को पूरी तरह बंद करना आत्मघाती निर्णय होगा, पर उसे अपनी शक्ति का एहसास भी हुआ, जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को ठप कर सकती थी, लेकिन ऐसा करने पर उसे अपने ही देश को खोना पड़ सकता था। यह समझ ने उन्हें 1980 के दशक के युद्ध में भारी उकसावे के बावजूद हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य को पूरी तरह बंद करने से रोका। परंतु इजराइल के खतरनाक हमलों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों व प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या और महत्वपूर्ण परमाणु सुविधाओं के विनाश के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई अभूतपूर्व रूप से घिरे हुए महसूस करते हैं। अगर सर्वोच्च नेता मानते हैं कि वे इजराइल की अगली हिट लिस्ट पर हो सकते हैं, तो वे हताशा में एक विनाशकारी अंतिम हमला करना ही अपना एकमात्र विकल्प समझ सकते हैं, भले ही इससे पूरे क्षेत्र और संभवतः पूरी दुनिया को तबाही में घसीटना पड़े। 1988 से आयतुल्लाह ने ईरान पश्चिम तनाव के दौरान हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य को बंद करने की धमकी का इस्तेमाल दबाव के तौर पर किया है। फिर भी हर बार खामेनेई और ईरान ने अपनी धमकियों को पूरा करने से खुद को रोका। इन बार बार दी गई धमकियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी पूरी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। 2002 में अमेरिका ने मिलेनियम चैलेंज 2002 नामक एक प्रसिद्ध सैन्य अभ्यास किया। इस विशाल युद्ध अभ्यास में पर्शियन गल्फ में अमेरिकी नौसेना बलों ब्लू टीम का सामना एक ईरानी शैली के दुश्मन रेड टीम से कराया गया। इसके बाद की घटनाओं ने अमेरिकी सैन्य योजनाकारों को चौंका दिया। रेड टीम ने छोटी तेज हमलावर नौकाओं, मिसाइलों और असम्मित युद्ध तकनीकों का प्रयोग कर अमेरिकी नौसेना के काफिले पर एक ध्वंसक आकस्मिक हमला किया। कुछ ही मिनटों में सिमुलेशन में 16 अमेरिकी युद्धपोत, जिनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल था, डूब गए। अमेरिकी जनरल ने खुलासा किया कि सिमुलेशन में खतरों की भारी संख्या ने ब्लू टीम की रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से पस्त कर दिया था। इस चौंकाने वाले नतीजे ने अमेरिकी नौसेना को ईरानी छोटी नौकाओं के खतरे को और अधिक गंभीरता से लेने के लिए अपनी रणनीति बदलने को प्रेरित किया। तब से ईरान ने अपनी क्षमताओं में सुधार किया है। IRGC ने उन्नत नौसैनिक बारूदी सुरंगें, तेज रफ्तार स्पीड बोट्स और कई पनडुब्बियों का संग्रह किया है। मिलेनियम चैलेंज वॉर गेम के महज एक दशक बाद 2011-2012 में विश्व ने ईरान के संकल्प का वास्तविक समय में प्रदर्शन देखा। जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण पश्चिमी देशों ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिसमें यूरोपीय संघ द्वारा पूर्ण तेल प्रतिबंध भी शामिल था, तो ईरान के उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर ईरान अपना तेल निर्यात नहीं कर सकता तो खाड़ी में कोई और भी नहीं कर पाएगा। ईरान ने नाटकीय मिसाइल परीक्षण और नौसैनिक अभ्यास किए, जो यह दिखाने के लिए डिजाइन किए गए थे कि वे जरूरत पड़ने पर
झलड़ मरुमध्य को बंद कर सकते हैं और जहाजों को नष्ट कर सकते हैं। जवाब में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने क्षेत्र में तुरंत अतिरिक्त युद्धपोत और विमानवाहक पोत भेजे और तेहरान को चेताया कि होर्मुज को बंद करना लाल रेखा पार करने जैसा होगा। 1 दशक पहले के सिमुलेशन और ईरान की तैयारियों के बावजूद होर्मुज झलड़ मरुमध्य खुला रहा। ईरान ने अंततः एक प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष को टाल दिया जो नियंत्रण से बाहर हो सकता था। हालांकि संकट अभी भी जारी है। 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका को ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकालने और कड़े प्रतिबंध फिर लगाने से तनाव भड़क उठा। ईरानी नेताओं, जिनमें राष्ट्रपति हसानी रूहानी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल थे, ने पुराने धमकी भरे बयान दोहराए। जैसी अपेक्षा थी, 2019 में तनाव में वृद्धि हुई। मई-जून में ओमान की खाड़ी में होर्मुज झलड़ मरुमध्य के निकट 6 तेल टैंकरों पर संभवतः लिम्पिड माइंस द्वारा हमला हुआ। अमेरिका ने तोड़फोड़ के लिए ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड को जिम्मेदार ठहराया और एक वीडियो जारी किया जिसमें ईरानी लोग जहाज से एक बिना फटी माइंस हटाते दिख रहे हैं। ईरान ने इसमें शामिल होने से इनकार किया, लेकिन इनकार करते हुए भी खाड़ी के जहाजों को निशाना बनाने का तरीका ईरान की पुरानी रणनीति जैसा लग रहा था। जून 2019 में कुछ सप्ताह बाद तनाव पुनः अधिक बढ़ गया। ईरान ने होर्मुज झलड़ मरुमध्य के पास एक उन्नत अमेरिकी निगरानी ड्रोन को मार गिराया, यह दावा करते हुए कि उसने ईरानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। गुस्से में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हवाई हमलों को मंजूरी दी, लेकिन अंतिम क्षण में उन्हें रोक दिया, जिससे बड़ा युद्ध टल गया। सितंबर 2019 में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की अपकैक सुविधा, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल प्रसंस्करण संयंत्र है, पर एक विनाशकारी मिसाइल और ड्रोन हमला किया। कुछ घंटों में इस हमले ने सऊदी अरब के तेल उत्पादन का आधा हिस्सा बंद कर दिया, जो वैश्विक आपूर्ति का लगभग 5% है। यह 1991 की खाड़ी युद्ध के बाद से वैश्विक तेल आपूर्ति में सबसे बड़ा एकल व्यवधान था और वैश्विक तेल कीमतें रातों रात लगभग 200% तक बढ़ गईं। सऊदी अरब ने नुकसान की मरम्मत के लिए तेजी से काम किया और उत्पादन को बहाल करने में हफ्ते लगे। हूथी विद्रोहियों ने जिम्मेदारी ली, जबकि अमेरिकी और सऊदी खुफिया एजेंसियों का संदेह था कि ईरान ने इस हमले की योजना बनाई और समर्थन एवं प्रशिक्षण दिया था। अमेरिका ने सऊदी अरब में अतिरिक्त सैनिक, पैट्रियट मिसाइल रक्षा सिस्टम और लड़ाकू विमान भेजे। अमेरिका ने बहरीन में तैनात अपनी 5वीं नौसेना को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त नौसैनिक संसाधन भेजे। 2019 के उत्तरार्ध से 2020 की शुरुआत तक सीधे संघर्ष का खतरा बरकरार रहा। सिर्फ 4 साल बाद ईरान के पास क्षेत्र में परेशानी खड़ी करने का एक नया कारण था, जबकि एक तत्काल युद्ध टल गया था। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के जवाब में इजराइल द्वारा गताजा पर की गई कड़ी कार्रवाई के बाद ईरान के प्रतिनिधि भी शीघ्र ही इसमें शामिल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी के दक्षिणी प्रवेश द्वार बाब अल मंदब झलड़ मरुमध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों पर हमले किए, जिससे उनकी एकजुटता दिखी। हूती विद्रोहियों ने मिसाइल हमलों और ड्रोन से कई जहाज क्षतिग्रस्त कर दिए। एक घटना में उन्होंने यूएई के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को जब्त किया, जिसे बाद में कूटनीतिक दबाव में छोड़ा गया। इन हमलों ने जहाजों को केप ऑफ गुड होप के चारों ओर घूमने पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया, जो एक लंबा, महंगा और जटिल रास्ता है। इससे यह साबित हुआ कि रेड सी ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक रास्ते तकलीफदेह तो हैं, लेकिन मुमकिन भी हैं। लेकिन पर्शियन गल्फ से होने वाले निर्यात के लिए ऐसे कोई विकल्प मौजूद नहीं थे। जहाजों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए होर्मुज से होकर गुजरना ही पड़ता है। सऊदी अरब और यूएई ने होर्मुज को बाईपास करने के लिए रेड सी और ओमान की खाड़ी तक तेल ले जाने वाली पाइपलाइनों में निवेश किया है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन रेड सी तक प्रतिदिन लगभग 5 मिलियन बैरल संभाल सकती है, अधिकतम 7 मिलियन बैरल तक। वहीं यूएई की पाइपलाइन लगभग 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन संभालती है। ये दोनों पाइपलाइनें मिलकर होर्मुज द्वारा दैनिक संभाले जाने वाले माल का केवल 20-30% ही ढो पाती हैं। इसके अलावा इन पाइपलाइनों पर ईरान के प्रॉक्सी भी हमला कर सकते हैं। तो हाँ, होर्मुज अपनी कमी के कारण दबाव का सबसे बड़ा हथियार है। वीडियो का मुख्य संदेश यह है कि होर्मुज झलड़ मरुमध्य को बंद करने की किसी भी असली धमकी या कोशिश पर अनिवार्य रूप से और तुरंत अमेरिका और यूके की शक्तिशाली नौसेना आकर्षित होगी। इजराइल के अनुसार
ये हमले ईरान की परमाणु क्षमताओं को कमजोर करने और उसकी क्षेत्रीय आक्रामकता को रोकने के लिए किए गए थे। परंतु ईरान के नेतृत्व, विशेषकर अयातुल्ला अली खामेनेई के दृष्टिकोण से इजराइल की ये कार्रवाइयां युद्ध की घोषणा और शासन के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा थीं। ईरान के सर्वोच्च नेता और सैन्य परिषद ने इजराइल और उसके सहयोगियों से बदला लेने की कसम खाई। जल्द ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से भारी हमला किया। इजराइल की एंटी मिसाइल प्रणालियों ने कई को रोका, परंतु सभी को नहीं। कुछ मिसाइलों के तेल अवीव और हाइफा में गिरने से जान माल का नुकसान हुआ। स्थिति के तेजी से बिगड़ने के साथ ही विश्व का ध्यान होर्मुज जलद मरुमध्य पर केंद्रित हो गया। इजराइल के हवाई हमलों के एक दिन बाद एक प्रमुख ईरानी सांसद ने होर्मुज का मुद्दा उठाया, जैसा कि उम्मीद की गई थी। इस्माइल ककासरी ने ईरानी मीडिया को बताया कि होर्मुज जलद मरुमध्य को बंद करने पर विचार किया जा रहा है और ईरान दृढ़ता से सर्वोत्तम निर्णय लेगा। ईरान के नेतृत्व द्वारा इस विकल्प पर विचार करने की स्वीकृति ने हर राजधानी में हलचल मचा दी, भले ही उन्होंने इसके निश्चित होने की घोषणा नहीं की। ईरान की सेना ने खाड़ी में बड़े पैमाने पर नौसैनिक अभ्यास किए, जिसमें उन्नत एंटी शिप मिसाइलों का लाइव परीक्षण और नौसैनिक इकाइयों की आक्रामक हमले की संरचनाओं में तैनाती शामिल थी, जो शक्ति प्रदर्शन था। क्षेत्र में आपातकालीन सलाह जारी। कुछ टैंकर मालिकों ने खाड़ी में संभावित युद्ध के डर से जहाजों को खाड़ी के बाहर मोड़ना या रोकना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इजराइल के हमलों में अपनी भागीदारी से इनकार किया, लेकिन चुपचाप इस क्षेत्र में और अधिक सैन्य संसाधन भेजने लगा। खाड़ी के निकट अतिरिक्त युद्धपोत, विमान और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की त्वरित तैनाती की गई। चिंता की बात यह है कि वॉशिंगटन दक्षिण चीन सागर से पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यहां भेज रहा है। यह कदम हालात की गंभीरता को दर्शाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के दुनिया भर में घूमने और चीन से हटाकर ईरान में भेजने से अमेरिका ईरान को चेतावनी दे रहा है कि वह संकट को गंभीरता से ले रहा है और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने को तैयार है। वास्तविक प्रश्न यह है कि यदि ईरान होर्मुज जलद मरुमध्य को बंद करने का निर्णय लेता है तो इसके परिणाम क्या होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, होर्मुज से गुजरने वाली असली शिपिंग लेनें बेहद संकरी हैं। हर दिशा में सिर्फ 2 मील चौड़ी हैं। एक ओर ईरान के, दूसरी ओर ओमान के क्षेत्रीय जल हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जहाजों को ट्रांजिट पैसेज के माध्यम से स्वतंत्र रूप से गुजरने का गारंटीड अधिकार है, भले ही वे क्षेत्रीय जल से होकर गुजरते हों, जो वैश्विक नौवहन के लिए जरूरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व तभी है जब सभी उसका सम्मान करें। युद्ध, हताशा या आत्मरक्षा के नाम पर तेहरान किसी भी क्षण इन कानूनों की अनदेखी कर सकता है। तेहरान शारीरिक रूप से रास्ता रोककर व्यावसायिक शिपिंग को पूरी तरह ठप कर सकता है। पिछले संघर्षों से पता चलता है कि ईरान होर्मुज जलद मरुमध्य को बंद करने का प्रयास कैसे कर सकता है। तेहरान इस सटीक स्थिति के लिए अच्छी तरह तैयार होना वाकई डरावना है। ईरान द्वारा तुरंत अपनाई जा सकने वाली सबसे सरल और विनाशकारी रणनीति समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाना हो सकती है। माइंस सस्ते, निष्क्रिय हथियार हैं जो भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहां तक कि कुछ $1000 में सबसे बड़े टैंकरों और जहाजों को भी डुबो सकते हैं। ईरान सैकड़ों समुद्री बारूदी सुरंगों को तंग शिपिंग लेन में तेजी से बिखेर सकता है, चाहे वे तैरती हुई हों या लंगर डाले हुए। टैंकरों की आवाजाही इस खतरे से ही रातों रात रुक सकती है। कोई भी कप्तान 3 लाख टन के सुपर टैंकर को बारूदी सुरंगों के क्षेत्र से ले जाने का जोखिम नहीं लेगा। हमने पहले ही देखा है कि नौसैनिक बारूदी सुरंगें अत्यंत विनाशकारी हो सकती हैं। 1980 के दशक में यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स जहाज ने फारस की खाड़ी में एक ईरानी बारूदी सुरंग से टक्कर खाई, जिससे भारी नुकसान हुआ। इसने एक पूर्ण सुसज्जित अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोत को लगभग डुबो दिया था। धमाकों के अलावा इन बारूदी सुरंगों को इतना खतरनाक बनाने वाली मुख्य बात यह है कि एक बार तैनात होने के बाद इन्हें हटाना अत्यंत मुश्किल, धीमा और जोखिम भरा होता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास पहले से ही इस क्षेत्र में विशेष बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज मौजूद हैं, परंतु एक बारूदी सुरंग साफ करने में कई दिन या सप्ताह भी लग सकते हैं, विशेषकर युद्ध की सक्रिय स्थिति में। पूरे समय में एक भी व्यावसायिक जहाज सुरक्षित तरीके से पार नहीं कर सका। और इससे भी बुरी बात यह है कि ईरान ने लगभग निश्चित रूप से ऐसे ही हालात के लिए
इन बारूदी सुरंगों का एक बड़ा भंडार जमा कर रखा है। दूसरा खतरा है छोटी लेकिन तेज गति वाली नावों का बेड़ा। ईरान की IRGC नौसेना पहले से ही स्पीड बोट्स का बेड़ा चलाती है जो बड़े जहाजों को घेर सकता है। रॉकेट, भारी मशीन गन और विस्फोटकों से लैस ये फुर्तीली नावें बड़े टैंकरों और नौसैनिक जहाजों के बीच तेजी से घूम सकती हैं और अफरा तफरी मचा सकती हैं। यह वही स्थिति है जिसका सामना अमेरिकी नौसेना ने 2002 में मिलेनियम चैलेंज वॉर गेम में किया था, जिसका परिणाम बहुत खराब रहा था। पिछले कुछ वर्षों में IRGC की नावें बार बार अमेरिकी युद्धपोतों के पास तेज गति से आई हैं, सीधे हमला करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी प्रतिक्रिया और सुरक्षा को आक्रामक रूप से परखने के लिए। वास्तविक युद्ध में ये स्पीड बोट्स टैंकरों को टक्कर मार सकती हैं, उन पर बम गिरा सकती हैं या उन्हें हाईजैक करने की कोशिश कर सकती हैं। अगर ये झुंड एक भी टैंकर को डुबोने में सफल नहीं होते तो भी उनकी मौजूदगी ही बीमा कंपनियों और शिपिंग ऑपरेटरों को डराने के लिए काफी होगी, जिससे हॉर्मुज को प्रभावी रूप से बंद किया जा सकता है। ईरान ने अपनी समुद्री सीमा पर माइंस, स्पीड बोट्स के साथ साथ शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें, ड्रोन और मिनी सबमरीन तैनात की हैं। उदाहरण के लिए चीनी डिजाइन किए गए सिल्कवर्म वेरिएंट्स या ईरान की नूर और कहादिर मिसाइलों को ट्रकों पर लगाकर तटीय चट्टानों, पत्थरीली खाड़ियों या अलग थलग द्वीपों के बीच छुपाया जा सकता है और फिर समुद्र में दर्जनों मील दूर चल रहे जहाजों पर सटीकता से दागा जा सकता है। 1980 के दशक के टैंकर युद्ध में ईरान और इराक ने खाड़ी में जहाजों पर हमले के लिए ऐसी ही मिसाइलें इस्तेमाल की थीं। आज ईरान की मिसाइलें पहले से कहीं अधिक सटीक, लंबी दूरी तक मार करने वाली और विनाशकारी हो गई हैं। संकीर्ण जलड मरुमध्य में धीमी गति से चलने वाले टैंकरों पर हमला करना आसान और जोखिम भरा होगा। कुछ ही मिसाइल हमले इन विशाल जहाजों को जला या डुबो सकते हैं। निशाना बनाए जाने का डर या साधारण लॉक ऑन अलार्म भी टैंकरों को होर्मुज से आसानी से दूर भगा सकते हैं। ईरान मानव रहित ड्रोन के प्रभावी इस्तेमाल में निपुण होता जा रहा है। हाल ही में 2021 और 2023 में ईरानी विस्फोटक ड्रोन ने ओमान की खाड़ी में इजरायली तेल टैंकरों पर हमला किया। इन हमलों में एक में चालक दल के सदस्य भी मारे गए। ये ड्रोन पानी के ऊपर नीचे उड़ते हैं, जिससे जहाजों को टकराव से पहले लगभग कोई चेतावनी नहीं मिलती। अंत में ईरान की गहादीर क्लास की छोटी मिनी पनडुब्बियां एक और घातक हथियार पेश करती हैं। ये मिनी पनडुब्बियां खास तौर पर खाड़ी के उथले जल के लिए निर्मित हैं। ये पनडुब्बियां शिपिंग लेन के पास जाकर टॉरपीडो दाग सकती हैं या गुप्त रूप से माइंस बिछा सकती हैं और देर होने तक पता नहीं चलता। वास्तव में यदि ईरान होर्मुज को बंद करने का निर्णय लेता है तो वह संभवतः इन सभी तरीकों का एक साथ उपयोग करेगा। फिर भी ये आसान नहीं है। ऊपर बताए गए किसी भी कदम से विश्वव्यापी घातक परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगियों ने बार बार स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलमार्ग को खुला रखना वार्ता के दायरे में नहीं है। इसलिए ईरान ने अब तक होर्मुज को बंद करने की धमकी को सिर्फ एक आखिरी और सबसे बड़ा डराने वाला कदम माना है, जिसके बारे में वो अक्सर चेतावनी देते हैं पर कभी सच में आजमाने की हिम्मत नहीं की। अगर ईरान होर्मुज को बंद करने की कोशिश करता है तो उसे विनाशकारी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और ऐसा करना खुद अपने ही सिर में गोली मारने जैसा होगा। ईरान अपने बचे हुए तेल की निर्यात और जरूरी सामान जैसे खाना और दवाइयां मंगाने के लिए जलड मरुमध्य पर निर्भर है। यह तेहरान के चीन जैसे देशों के साथ बचे खुचे राजनयिक संबंधों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। चीन वर्तमान में ईरान के तेल निर्यात का 75% से अधिक आयात करता है, जो पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था को चालू रखता है। यदि ईरान होर्मुज को बंद कर देता है और इससे वैश्विक आर्थिक संकट आता है जो चीन की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करता है, तो बीजिंग निश्चित रूप से खुश नहीं होगा। यदि ईरान चीन की ऊर्जा सुरक्षा को चुनौती देता है तो वह अपने सबसे मजबूत कूटनीतिक समर्थक को खो सकता है। यही वजह है कि ईरान ने कड़े प्रतिबंधों के बावजूद अतीत में कभी भी पूरी तरह से जलड मरुमध्य को बंद नहीं किया। लेकिन आज के तनाव पहले से कहीं ज्यादा अप्रत्याशित हैं। अगर सर्वोच्च नेता को लगे कि उनकी सत्ता खतरे में है तो वो होर्मुज कार्ड का प्रयोग आखिरी हथियार के रूप में कर सकते हैं। बेशक ये एक लापरवाह जुआ जैसा लगता है, लेकिन जब ईरान के वरिष्ठ नेता जैसे कि कहो साथी खुलेआम इस धमकी की बात करते हैं तो आप इसे नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन अगर ईरान वाकई ऐसा कर देता है तो क्या होगा?
अगर वे सभी जोखिमों को नजरअंदाज कर दें, जलड़ मरुमध्य में बारूदी सुरंगें बिछा दें, टैंकरों पर हमला करें और पूरी तरह से शिपिंग को ब्लॉक कर दें, तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो स्थिति तुरंत एक पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में बदल जाएगी। जैसा मैंने कहा, अमेरिका होर्मुज जलड़ मरुमध्य को बंद करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह 1980 की कार्टर डॉक्ट्रिन से जुड़ा है, जब राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने चेतावनी दी थी कि पर्शियन गल्फ को ब्लॉक करने वाली किसी भी दुश्मन ताकत को अमेरिका के महत्वपूर्ण हितों पर हमला माना जाएगा और जरूरत पड़ने पर जवाब दिया जाएगा। कार्टर के बाद से हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस रुख को दोहराया है, जिससे यह एक अटूट अमेरिकी प्रतिबद्धता बन गई है। कुछ ही मिनटों में अमेरिका और उसके सहयोगी संभवतः एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू करेंगे, जो ईरान की शिपिंग को धमकी देने की क्षमता को समाप्त करने के लिए होगा। अमेरिकी युद्धक विमान, विमानवाहक पोतों और खाड़ी के एयरबेस से उड़ान भरकर ईरानी नौसैनिक ठिकानों, तटीय मिसाइल लॉन्चरों, रिवोल्यूशनरी गार्ड की स्पीडबोट डॉक, रडार साइट्स, ड्रोन बेस और ईरान के युद्ध प्रयास के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों व बुनियादी ढांचे पर विनाशकारी हमले करेंगे। यदि ईरान की कार्रवाई यूरोपीय सैन्य बलों या जहाजों को नुकसान पहुंचाती है, तो नाटो भी इसमें शामिल हो सकता है। यदि ईरानी मिसाइल या माइन ब्रिटिश या फ्रेंच युद्धपोत को निशाना बनाती है या कोई हमला होता है जिसमें यूरोपीय सैनिक हताहत होते हैं, तो इससे नाटो का अनुच्छेद 5 सक्रिय हो सकता है, जिससे पूरा गठबंधन अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य कार्रवाई कर सकता है. युरोप सुरुवातीला इस्रायल इराण संघर्षापासून दूर राहील, पण जागतिक शिपिंग आणि युरोपीय अर्थव्यवस्थेवरील थेट धोका त्यांच्यासाठी अटल ठरेल. अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक, क्रूजर और युद्धपोत एस्कॉर्ट काफिले बनाकर टैंकरों को सुरक्षित रूप से झलड़ मरुमध्य से ले जाने और ईरानी नौकाओं, ड्रोन, पनडुब्बियों या तटीय बैटरियों से मुकाबले के लिए तैयार होंगे. बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए एक विशाल माइन स्वीपिंग ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसमें अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी यूनिट्स के साथ अन्य नौसेनाएं भी शामिल हो सकती हैं. उदाहरण स्वरूप जापान के पास उन्नत माइन स्वीपर हैं, जिनका इस्तेमाल वह अपनी तेल सप्लाई की सुरक्षा के लिए कर सकता है. पश्चिमी गठबंधन का लक्ष्य बल प्रयोग से ईरान की नाकेबंदी तोड़ना और शिपिंग मार्ग फिर से खोलना होगा. परंतु तेहरान अनेक मोर्चों पर प्रतिक्रिया में प्रचंड प्रहार कर सकता है, जिसमें खाड़ी के अमेरिकी व मित्र देशों के सैन्य अड्डों पर आक्रमण शामिल है. अमेरिका के ईरान के करीब 30 से ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं, जहां कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई और ओमान में हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो ईरान के विशाल सैन्य शस्त्रागार की पहुंच में हैं. तेहरान अमेरिकी ठिकानों जैसे कतर में अल उदैद एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट के मुख्यालय पर जबरदस्त मिसाइल हमला कर सकता है. जैसा कि इजरायली शहरों के साथ देखा गया है, सर्वोत्तम मिसाइल रक्षा प्रणालियां भी हर मिसाइल को नहीं रोक पाती. कुछ मिसाइल अवश्य पार कर जाएंगे, जिससे गंभीर क्षति और हताहत होंगे. याद रखें, इराक और सीरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा समय समय पर रॉकेट और ड्रोन हमले होते रहते हैं. ऐसे हमले तेजी से बढ़ेंगे, जिससे एक और अराजक मोर्चा खुलेगा और संभवतः अमेरिकी सेनाओं को इस क्षेत्र में और गहरे संघर्ष में घसीट लिया जाएगा. ईरान संभवतः सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों को भी सजा देगा, और इसके लिए वह तेल रिफाइनरी, डिपो और निर्यात टर्मिनलों जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं को निशाना बना सकता है. यह कदम अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने वाले देशों को दंडित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए अतिरिक्त तेल उत्पादन क्षमता को नष्ट करने का प्रयास होगा. इजराइल को भी ईरान के प्रतिनिधियों द्वारा छोड़े गए भयंकर तूफान का सामना करना पड़ेगा. ईरान समर्थित मिलिशिया हिजबुल्लाह के पास, जो लेबनान में स्थापित है, लगभग 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलों का भंडार है. ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह एक उत्तरी मोर्चा खोलकर इजरायली शहरों और कस्बों पर निरंतर हमले करने की संभावना है. इजराइल को एक साथ गाजा, लेबनान और सीरिया के खिलाफ 2 या 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है. इस लड़ाई से इजराइल के लिए दशकों में सबसे भयानक संघर्ष हो सकता है. इसमें हर दिन सैकड़ों हजारों मिसाइलें दागी जाएंगी, जिससे वायुसेना को ईरान से ध्यान हटाकर अपने घर के करीब लड़ना होगा. समुद्र में यह संघर्ष होर्मुज झलड़ मरुमध्य से कहीं आगे तक आसानी से फैल सकता है. ईरान अपने प्रतिनिधियों, विशेषकर यमन के हुती विद्रोहियों को लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब झलड़ मरुमध्य के आसपास शिपिंग मार्गों पर हमला या बाधा डालने का निर्देश दे सकता है.
यदि बाब अल मंदेब खतरनाक हो जाता है तो यूरोप का लाल सागर और स्वेज नहर के माध्यम से महत्वपूर्ण वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग भी बंद हो जाएगा, जिससे महाद्वीप की ऊर्जा आपूर्ति और अधिक प्रभावित होगी। यह यूरोपीय देशों को मजबूर कर सकता है कि वे भारी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चलाए रखने के लिए रूसी गैस पाइपलाइनों को फिर से सक्रिय करें। याद रखें, ईरान प्रतिशोध के लिए आतंकवाद या साइबर हमलों का सहारा ले सकता है। 2012 में ईरानी हैकरों ने सऊदी अरामको पर शमून वायरस से हमला किया था, जिससे हजारों कंप्यूटर नष्ट हो गए और व्यापार हफ्तों तक ठप पड़ गया। ऐसे हमले आज उतने प्रभावी नहीं हो सकते क्योंकि पश्चिमी देशों की साइबर सुरक्षा बेहतर हुई है, परंतु खतरा अभी भी वास्तविक है। ईरान ने कई बार दिखाया है कि वह विदेशों में लक्षित हत्याएं करने को तैयार है। 2011 में अमेरिकी अभियोजकों ने IRGC कुद्स फोर्स के मंसूर अरबाबसियार पर वॉशिंगटन डीसी में कार बम विस्फोट द्वारा सऊदी राजदूत की हत्या की साजिश का आरोप लगाया। एक दशक बाद 2022 में अमेरिकी अधिकारियों ने एक और हत्या साजिश, इस बार जॉन बोल्टन और माइक पोम्पियो के खिलाफ, को विफल करने का दावा किया। दोनों साजिशें अमेरिका द्वारा कासिम सुलेमानी की हत्या के प्रतिशोध में रची गई थीं। तो आप देख सकते हैं कि ईरान द्वारा होर्मुज को ब्लॉक करने का एक ही फैसला कैसे तुरंत ही एक वैश्विक युद्ध में बदल सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए अब चीन की ओर रुख करते हैं। अब साफ तौर पर कहें तो बीजिंग ईरान का दोस्त नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, खासकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी तेल खरीदने के मामले में। चीन की खाड़ी के प्रमुख देशों, विशेषकर सऊदी अरब और यूएई से भी बेहद करीबी संबंध हैं। बीजिंग मध्य पूर्व से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से चीन तेल आपूर्ति में किसी बड़े व्यवधान से बेहद डरता है। चीन के घरेलू तेल संसाधन उसकी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए अपर्याप्त हैं और उसके रणनीतिक तेल भंडार केवल अल्पावधि के लिए पर्याप्त हैं। खाड़ी के तेल के बिना चीन एक बुरे सपने जैसी स्थिति का सामना करेगा। औद्योगिक बंदी, आर्थिक पतन और घरेलू अशांति। चीन के लिए सबसे बुरा भू राजनीतिक सपना एक ऐसा मध्य पूर्व तेल संकट है जो उसकी अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है। चीन को होर्मुज के आसपास के संघर्ष को जल्दी सुलझाने या हस्तक्षेप करने में काफी दिलचस्पी होगी। बीजिंग शुरुआत में कूटनीति का सहारा ले सकता है, जैसा उसने मार्च 2023 में सऊदी ईरान सुलह समझौते की मध्यस्थता करते हुए किया था। चीन के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी जो मध्य पूर्व में उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाती है। हालांकि इजराइल की स्थिति इससे भिन्न है। इजराइल के नीति निर्माता बीजिंग के कूटनीतिक दबाव या उसकी बात माने ऐसा संभव नहीं, खासकर जब उन्हें ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं से इजराइल की सुरक्षा और अस्तित्व को खतरा लगता है। अगर कूटनीति विफल होती है और ईरान आक्रामक होकर होर्मुज को बंद करता है तो चीन एक कठिन स्थिति में होगा। सार्वजनिक रूप से बीजिंग लगभग निश्चित रूप से संयम बरतने की अपील करेगा, संकट को भड़काने के लिए अमेरिका को दोषी ठहराएगा और तटस्थ शांति दूत की भूमिका निभाने की कोशिश करेगा। निजी तौर पर चीन ईरान पर दबाव डालकर उससे मामले को आगे न बढ़ाने का आग्रह कर सकता है। सबसे खराब स्थिति में यदि अमेरिकी नौसेना ईरानी बलों से युद्ध करने लगे तो चीन एक कठिन विकल्प का सामना करेगा। क्या वह ईरान को खत्म होने देता है या अपने हितों की सुरक्षा के लिए अधिक टकराव वाला रुख अपनाता है? फारस की खाड़ी में चीन और अमेरिका के सैन्य टकराव की संभावना न के बराबर है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। ईरान को अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने और पश्चिमी आक्रामकता रोकने के लिए चीन रूस की मदद मांगनी पड़ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उपस्थिति स्थापित करने का प्रयास करना पड़ सकता है। रूस यूक्रेन में पहले ही पंगु हो चुका है, इसलिए इस स्थिति में तेहरान की असली उम्मीद लगभग पूरी तरह चीन पर टिकी होगी। बीजिंग हस्तक्षेप कर सकता है, ईरान के प्रति वफादारी के कारण नहीं, अपने महत्वपूर्ण आर्थिक हितों की रक्षा के लिए। चीन ने वर्षों से नौसेना का विस्तार किया है और नियमित रूप से हिंद महासागर और आगे जहाज तैनात करता है। कुछ साल पहले चीन ने जिबूती में अपनी पहली बड़ी विदेशी नौसैनिक छावनी स्थापित की, जो रणनीतिक रूप से अफ्रीका के हॉर्न में स्थित है और फारस की खाड़ी के निकट है। एक गंभीर स्थिति में बीजिंग जिबूती से या अपने घरेलू जल क्षेत्र से नौसैनिक टास्क फोर्स भेजकर चीनी तेल टैंकरों की सुरक्षा कर सकता है। यह बेड़ा ईरान से तेल की आपूर्ति सुरक्षित करने और अगर अमेरिका ईरान पर समुद्री नाकाबंदी लागू करे तो चीनी PLA नौसेना के जहाजों से आमना सामना करने की कोशिश कर सकता है।
एक अमेरिकी युद्धपोत एक चीनी टैंकर को रोककर उसकी जांच करता है, संदेह करते हुए कि वह ईरान पर लगी नाकाबंदी तोड़ रहा है। एक चीनी नौसेना विध्वंसक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर के बीच आक्रामक रूप से आ सकता है। उसके हथियार तैयार होंगे और दोनों जहाजों के चालक दल रेडियो पर एक दूसरे को घबराहट में चेतावनी देंगे। यही वह तनावपूर्ण स्थिति है जिससे सैन्य रणनीतिकार सबसे ज्यादा डरते हैं। इतिहास दर्शाता है कि अमेरिका और चीन के बीच टकराव की स्थितियां जल्दी नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, भले ही वे युद्ध नहीं चाहते। एक भूल भुलैया, गलत आदेश या एक गोली की गलती काफी है जिससे दुनिया की दो महाशक्ति सेनाएं सीधे और घातक टकराव में आ सकती हैं। बीजिंग पर ईरान को गुप्त रूप से हथियार या आर्थिक सहायता भेजने का आरोप लगाया जाएगा अगर खुफिया जानकारी ऐसा बताती है। बीजिंग इसराइल का समर्थन करने और सैन्य शक्ति के प्रयोग द्वारा क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए वॉशिंगटन पर दोषारोपण करेगा। दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी टकरा सकते हैं। चीन और रूस लगभग निश्चित रूप से अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के समर्थन वाले किसी भी प्रस्ताव को वीटो करेंगे और संभवतः संयम या अमेरिकी हस्तक्षेप की निंदा वाले अपने प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं। यह राजनयिक टकराव शीत युद्ध के समान दुनिया को विरोधी गुटों में जल्द ही विभाजित कर सकता है। पश्चिम का विभाजन अब फारस की खाड़ी को लेकर होगा। रूस के लिए ऐसा टकराव रणनीतिक रूप से लाभदायक हो सकता है। यूक्रेन मुद्दे पर पश्चिम से टकराव में चल रहा रूस ईरान अमेरिका संघर्ष को एक आदर्श ध्यान भटकाने वाला मामला मानेगा। इससे अमेरिका का ध्यान यूरोप से हटेगा और वैश्विक ऊर्जा कीमतें बढ़ेंगी, जिससे मॉस्को को लाभ होगा। रूस ईरान को और अधिक सैन्य सहायता दे सकता है, जैसे हथियार, उपकरण और लॉजिस्टिक सपोर्ट खुलेआम भेजना, क्योंकि दोनों देश पहले से ही प्रतिबंधों और अलगाव का सामना कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 एक गंभीर शब्द है और हल्के में नहीं लिया जा सकता। विशेषज्ञों और रणनीतिकारों को चिंता है कि परमाणु संपन्न देशों के बीच छोटी सी गलती भी वैश्विक युद्ध छेड़ सकती है। होर्मुज झल्ड मरु मध्य की स्थिति में कई परमाणु संपन्न देश जैसे अमेरिका, चीन, इजराइल और संभवतः रूस सीधे एक खतरनाक टकराव में शामिल हो सकते हैं। भले ही चीन होर्मुज संघर्ष में सीधे हस्तक्षेप न करे, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि बीजिंग मूक दर्शक बना रहेगा। असल में चीनी नेता इस वैश्विक व्याकुलता को एक असाधारण और दुर्लभ अवसर की खिड़की के रूप में देख सकते हैं, जिसका वे दशकों से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपने सबसे कड़े सुरक्षा वाले लक्ष्यों में से एक ताइवान को फिर से हासिल करने की कोशिश कर सकें। चीन ने स्पष्ट और लगातार कहा है कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है और चेतावनी दी है कि पुनर्मिलन यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक अनिवार्य है। हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को काफी बढ़ा दिया है। अब लड़ाकू विमान नियमित रूप से ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। युद्धपोत नियमित रूप से द्वीप के चारों ओर उकसावे वाली गतिविधियां करते हैं और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने खुलेआम उभयचर आक्रमण और नाकेबंदी की स्थितियों का अभ्यास किया है। बीजिंग को रोकने का एक प्रमुख कारण अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का भय है। अमेरिका ताइवान को उन्नत हथियार बेचता है और प्रशांत महासागर में उसकी शक्तिशाली नौसेना, खासकर विमानवाहक पोत स्ट्राइक समूह मौजूद है, जिसे विशेषज्ञ मानते हैं कि यही चीन को ताइवान पर हमला करने से रोकता है। परंतु कल्पना करें कि यदि अमेरिका अचानक खुद को मध्य पूर्व संकट में गहराई से उलझा पाता है और उसे अपने प्रमुख सैन्य संसाधन प्रशांत क्षेत्र से हटाकर ईरान और फारस की खाड़ी की ओर स्थानांतरित करने पर विवश होना पड़ता है। अमेरिका अपने विमानवाहक पोत यूएसएस निमिट्ज को दक्षिण चीन सागर से हटाकर मध्य पूर्व भेज रहा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो और भी अधिक अमेरिकी सैन्य संसाधन जैसे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, पनडुब्बियां, उन्नत लड़ाकू विमान और मिसाइल रक्षा प्रणालियां प्रशांत क्षेत्र से हट सकती हैं। इससे ताइवान में अमेरिकी सैन्य शक्ति काफी कम हो जाएगी। जब अमेरिकी सेना बिखरी और ध्यान भटका हुई होगी, तब बीजिंग यह तय कर सकता है कि अब वह समय आ गया है जब वह लंबे समय से तैयार किए जा रहे आक्रमण या नाकेबंदी को शुरू करे। ऐसा होने पर इसके प्रभाव तत्काल और विध्वंसक होंगे, सिर्फ ताइवान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए और वास्तव में पूरे विश्व के लिए। सबसे पहले ताइवान आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यह दुनिया के अधिकांश उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है, जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सैन्य उपकरण, कार जैसी लगभग हर चीज को चलाने वाले छोटे पुर्जे हैं। ताइवान की चिप इंडस्ट्री तक पहुंच खोने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में झटके लगेंगे, जिससे दुनिया भर में कमी और आर्थिक अराजकता फैलेगी। ताइवान रणनीतिक रूप से पहली द्वीप श्रृंखला के केंद्र में स्थित है,
जैसा कि अमेरिका और उसके एशियाई सहयोगी जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस कहते हैं। ये द्वीप प्रशांत महासागर में चीन की सैन्य महत्वाकांक्षाओं को रोकने में अवरोध का काम करते हैं। चीन द्वारा ताइवान पर कब्जे से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र पर उसका दबदबा बढ़ेगा, जिससे अमेरिका के सहयोगियों के सामने मुश्किल विकल्प होंगे। या तो चीन का सीधे सामना करें या उसे क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में स्वीकारते हुए एक नई खतरनाक हकीकत को माने। और अगर यह काफी बुरा नहीं था तो उसी समय अन्य संघर्ष भी भड़क सकते हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तर कोरिया इस परिस्थिति को दक्षिण कोरिया, जापान या दोनों को उकसाने या आक्रमण का अवसर मान सकता है। यह विभिन्न महाद्वीपों में कई युद्धों को भड़का सकता है, जिससे अनेक राष्ट्र एक विनाशकारी संघर्ष में फंस सकते हैं। यह स्थिति काफी अनुमानित है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इतिहास बार बार सिखाता है कि जब बड़ी वैश्विक शक्तियां एक संकट में उलझती या उनका ध्यान भटकता है, तो अन्यत्र अचानक दूसरे संघर्ष भड़ककर जल्दी ही व्यापक और विनाशकारी युद्धों में बदल सकते हैं। लेकिन आइए यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट रहें, अभी इस स्क्रिप्ट को लिखने के ठीक समय पर ईरान ने होर्मुज झलड़ मरुमध्य को बंद नहीं किया है। अब तक देखा गया सबसे बुरा संभव परिदृश्य है। यह एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है कि अगर ऐसा हुआ तो चीजें तेजी से और खतरनाक रूप से नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। यह सुरंग दर्शाती है कि श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं। असलियत में यह पूरी तरह संभव है कि तेहरान पीछे हट सकता है, बातचीत कर सकता है और अमेरिका के साथ किसी तरह का समझौता कर सकता है, जिससे होर्मुज की खाड़ी सामान्य रूप से खुली और चालू रह सके। हो सकता है यही इसका अंत हो,